अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ नादिर गुरामानी। पंजाब के 20 हलकों पर जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, इस वक्त सबकी नज़रें पंजाब के उन 20 हलकों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर हैं और वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन और उनके मुस्तकबिल को भी इन 20 हलकों के नताइज से जोड़ा जा रहा है। सियासी जमातों की तैयारियों और इसके साथ साथ जो खदशात हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के नदीम कुरैशी साहब और पीछे सहर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे हम बात करेंगे। सहर कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का। सबसे पहले तो जो पंजाब के 20 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, इस वक्त सबकी नज़रें उन पर हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया और उसके बाद इस वक्त आप देख रही हैं कि सब उन 20 हलकों की तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन जो पीपल्स पार्टी का एक बयानिया था, जरदारी साहब पंजाब में मौजूद थे, बिलावल साहब पंजाब में मौजूद थे, तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई उन 20 हलकों पर हमें उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा। तो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी इस अहम इलेक्शन के हवाले से? शुक्रिया नादिर। देखिए, एज अ पॉलिसी पीपल्स पार्टी इस वक्त कोलिशन पार्टनर है और हम नहीं चाहते कि जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके वोट डिवाइड हो। लिहाजा जो एज पर पॉलिसी वी आर सपोर्टिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो मुतफ़िका कैंडिडेट्स हैं, उनको आप डिवाइड ना करें कि ये PMLN के कैंडिडेट हैं, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट नहीं हैं। ये इस वक्त एक यूनिटी हुकूमत है और इस वक्त जो हमारे सामने चैलेंज है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सालमियत। और स्पेशली सूबे पंजाब को देखें कि जो ज्यादती जुल्म सूबे पंजाब के साथ पिछले तकरीबन 3.5-4 साल में हो चुका है। वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी। हम चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो, हम चाहते हैं कि मुस्तहकम हुकूमत आए, हम ये चाहते हैं कि सूबे की फलाह के लिए काम किया जाए, क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है। पंजाब की तरक्की जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान की तरक्की से जो है वो मुंसलिक है। तो इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी जो है एक यूनिटी गवर्नमेंट में है और एज पर पॉलिसी हम मुतफ़िका कैंडिडेट्स हैं हमारे, उन्हीं को हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जो अभी इलेक्शन हाल ही में एक नतीजा आया कि सवात में हुकूमत का एक मुश्तरका उम्मीदवार था, लेकिन वहाँ पर जीत जो हुई वो तहरीक इंसाफ के उस उम्मीदवार की हुई। तो यहाँ भी अगर आप जॉइंट, आपका कैंडिडेट तो है, आप नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कितने पुरुमीद हैं कि वो नताइज उस सवात के इलेक्शन की तरह नहीं होंगे? देखिए, सवात के नताइज मुख्तलिफ थे, उसकी बहुत सी वजूहत थी। मे बी उस तरीके से जो है तमाम पार्टीज ने यूनिटी डेमोन्स्ट्रेट ना की हो। लेकिन यहाँ पर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारे पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी इस वक्त मौजूद हैं पंजाब में और लीडरशिप का पूरा फोकस है। और इंशाल्लाह विल मेक श्योर कि इस वक्त जो है जो यूनिटी गवर्नमेंट है, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको बिल्कुल जो है वो विक्ट्री मिले। और वैसे भी मैं समझती हूँ कि जो इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो सिर्फ इंतशार का बयानिया है। उन्होंने कोशिश की कि इंतशार रहे पाकिस्तान में और स्पेशली पंजाब के अंदर भी। जिस किस्म की सूरत हाल हमने देखी पिछले दिनों में, वो काफ़ी जो है मैं समझती हूँ लोगों के लिए कंसर्निंग थी। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि पंजाब के अंदर वो इंतशार जो है बरकरार रहे और फिर हम ये देखेंगे पाकिस्तान के अंदर इंतशार बरकरार रहे। यकीनन इमरान खान साहब जो है एक बयानिया लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी शख्स उसको लॉजिकली एनालाइज करे तो उस बयानी को रिजेक्ट कर देगा। तो और वो लोग तो जो ये जानते हैं कि क्या हुआ पंजाब में, वो मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छा फैसला करेंगे। और आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह जो है पंजाब में ज़्यादातर सीट्स जो हैं वो हमारे मुश्तरका कैंडिडेट की ही होंगी। तो जैसे आपने इंतशार की बात की, तो क्या अभी भी जो 20 हलकों पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है, ही पीपल्स पार्टी को कोई खदशात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है जैसे आपने माजी का जिक्र किया? देखिए, इंतशार से मेरा मतलब है कि इंतशार वाली पॉलिसीज, यानी एक इस किस्म की कोशिश काविश के मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी रहे। यानी आप ये देखें कि मुख्तलिफ बदलते हुए बयानिए, कहीं पर जो है करप्शन का बयानिया और करप्शन में खुद PTI की इन्वॉल्वमेंट, कहीं पर आप ये देखें कि जो है वो बुज़दार जैसे एक नाअहल शख्स को वज़ीर आला बनाना और उसके थ्रू जो है जो ऑपरेट कर रही थी जो है वो अब फराह गोगी एंड बुशरा बीबी साहिबा। तो मैं ये समझती हूँ कि उसके बहुत नताइज जो है वो तबाकुन हुए। फिर उसके बाद इंतशार से मेरा मतलब ये कि अब ये कभी अमरीकी साजिश की बात करते हैं, कभी ये जो है कहते हैं कि किसी की तब्दीली की बात करते हैं, कभी ये कोई और बयानियां लेकर आते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के जो इनके बयानिए हैं इंस्टेबिलिटी के, कभी ये हमारे इदारों पे हमला करते हैं, कभी उन्हीं इदारों को जो है वो अपनी उम्मीदों का महवर बनाते हैं। तो ये इस किस्म का जो कन्फ्यूजन नजर आ रहा है, मैं समझती हूँ इस कन्फ्यूजन ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है।
हम नदीम कुरैशी साहब से बात कर लेते हैं। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। अब जो 20 हलकों पर बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पर माजी में जो भी उम्मीदवार जीते वो तकरीबन आज़ाद उम्मीदवार थे और उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। तो अभी वहाँ पर तो ये तासुर दिया जाता है कि वहाँ पर पार्टी नहीं, लेकिन हर वो इंडिविजुअल जिसका अपना वोट बैंक है, अगर वो खड़ा हो तो वो जीतता है। कोई पार्टी कोई भी हो, और एज सच इस तरह वो पार्टी नहीं जीतती, लेकिन इंडिविजुअल ही जीतता है। तो इस दफ़ा पीपल्स पार्टी की बातें हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ क्या समझती है? किस हद तक आप पुरुमीद हैं कि जो तहरीक इंसाफ वहाँ पर 20 जो हलके हैं वहाँ पर कितने उम्मीदवार हैं आपके, और कितने पुरुमीद हैं कि आपके कितने जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत सकेंगे यहाँ से? देखिए, ये जो 20 नशिस्तों पे बाई इलेक्शन है, इसमें से 9 उम्मीदवार ऐसे थे जो इलेक्शन से पहले उन्होंने बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लिया। 11 लोग पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए थे। अच्छा, ये जो आजाद अराकीन थे, इनमें से भी कुछ अराकीन ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को तहरीक इंसाफ का टिकट ना मिलने के बावजूद तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट शो किया। जैसे मुल्तान में पीपी 217 है, मैं इस वक्त वही मौजूद हूँ। यहाँ पे जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपने आप को पीटीआई का कैंडिडेट शो किया था और कहा था कि मैं इमरान खान को जीत कर ये सीट उनकी झोली में डालूंगा। अब अर्ज ये है कि जितने भी अब ये कैंडिडेट्स हैं, एक तो पाकिस्तान की 74 ईयर की पार्लिमानी हिस्ट्री में ये पहला मौका है कि अराकीन असेंबली को वफादारी बदलने पर, पार्टी के लाइन्स के खिलाफ वोट करने पर एक तरह से सजा दी गई, इनको डी सीट किया गया। सेकंड, साथ साथ जो मौजूदा हुकूमत आज से चंद माह पहले अपोजिशन में थी और 3.5 साल वो एक चीज को प्रोपेगेट करते रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने आम आदमी का जीना दोभर कर दिया, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इस 3.5 माह में हमने देखा कि वो हुकूमत जो महंगाई के खिलाफ मार्च करती थी, जो महंगाई के खिलाफ भाषण देती थी, जो महंगाई को टारगेट करके आम आदमी को प्रोवोक करती थी, उसने पाकिस्तान की बदतरीन महंगाई का एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो शायद किससे न टूट सके। और अभी समझ में भी ये नहीं आ रहा कि मौजूदा हुकूमत का असल टारगेट क्या है। बज़ाहिर तो नजर आता है कि ये अपने जो केसेस थे, इन पे क्रिमिनल केसेस थे, उनसे जांच छुड़वाना चाहते थे। दूसरा, इनके ज़हन में यह था कि पाकिस्तानी अवाम ने 2 पार्टी सिस्टम के खिलाफ वोट किया 2018 में। 35-40 साल कमोबेश यही दोनों पार्टियां, और ये तकरीबन सारी पार्टियां पीडीएम की, JUIB और इनके साथ ANP भी, ये मुख्तलिफ सूरतों में इक़्तिदार में रहे। पाकिस्तान में पहली बार एक थर्ड पार्टी को लोगों ने वोट के जरिए मुंतखब किया। इन्होंने पूरी एक साजिश के तहत उस गवर्नमेंट को खत्म किया और फिर 3.5 माह आप देखें कि आज आम आदमी के लिए रोजमर्रा की अशिया से लेकर लोड शेडिंग तक के जिनको काबू करना कितना मुश्किल हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत का कोई पता नहीं है किस वक्त क्या रेट बढ़ जाए। तो ये इसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम को इस बात का अंदाजा हो गया कि इमरान खान कितनी मुश्किल से उस चैलेंज का मुकाबला करके 3.5 साल में इसी मईशत के साथ हेल्थ कार्ड दे रहे थे, इसी मईशत के साथ, इसी इकोनॉमी के साथ 3.5 माह पहले पाकिस्तान में डैम्स बन रहे थे, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बन रहे थे, पनाहगाहें कायम थी, लंगर खाने चल रहे थे, पाकिस्तान के हर शहरी को पहली बार 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा था एनुअली। तो वो सारी चीजें इसी के साथ। ठीक है कुरैशी साहब, वो बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन अब हाल ही में आपने देखा कि जो सिंध में इलेक्शन हुए उसमें आपकी लीडरशिप ने ये कहा कि आपके उम्मीदवारों को कॉल्स आ रही थी, उन पर दबाव था। तो इस वक्त पंजाब में ऐसी कोई सूरत हाल आपको नजर आ रही है कि आपके उम्मीदवारों पर कोई दबाव हो या उनको कोई कॉल्स आ रही हो? 101% ऐसा ही है जी। एक तो पंजाब के जितने हलकों में बाई इलेक्शन है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहें उन हलकों में जाएं और जाकर देखें, 200 से लेकर 300 तक का पुलिस का, एलीट फोर्स का और डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का स्क्वाड है जो इन लोगों को दिया गया, जिनको उर्फ आम में पाकिस्तान का आम शहरी लोटा कहता है, जो आज PMLN के कैंडिडेट्स हैं। तो सारी की सारी पुलिस बजाय लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे जिलों में, इन हलकों पर लगी हुई है। हमजा शाहबाज ने अब जितने मसाइल है गवर्नमेंट के, वो सब इनके हाथ में दिए हुए हैं। चौथे स्केल की जॉब्स, ये एक ऑर्डर पर इस तरह से लोगों में तकसीम कर रहे हैं जिसका माजी में कभी तसव्वुर भी नहीं था। और हमने बहुत सारी जगहों पर अब कानूनी मदद लेने के लिए हम कोर्ट्स का रुख भी कर रहे हैं। ये ना सिर्फ हमारे लोगों पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, बल्कि अपने कैंडिडेट्स को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को, कमिश्नर को, मुतल्लिका DC को ये हुक्म है कि अगर कोई बाय इलेक्शन लूज हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी।
पहले भी बाई इलेक्शन हुए, मैं खुद रुकन असेंबली हूँ, ऐसी मिसाल कभी नहीं होती थी कि कैंडिडेट फोन करे और रात को उसकी सड़क बन जाए। मतलब वो सड़क, वो गलियात जो जो इनकी 35-40 साल की गवर्नमेंट में नहीं बन सकी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने 3.5 साल में जो तरक्याती काम किए थे, उसमें जो पेंडिंग रह गए, ये रातों रात वो तरक्याती काम करवा रहे हैं, इधर दलील से उसका इफ्तार कर रहे हैं। इसके हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे तमाम वो कैंडिडेट जो इन 20 नशिस्तों पर पल्ले के निशान पर इनका मुकाबला कर रहे हैं 11-12 जमातों का, उन्होंने अपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी है उसको भी मुतनबे किया, उनको भी रिक्वेस्ट की, अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा। ये बिल्कुल इस वक्त एक जबर का माहौल है, एक 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 प्री पोल धांधली का माहौल है। लेकिन इसके बावजूद मजे की बात, दिलचस्प बात यह, इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम इमरान खान की उस नैरेटिव के साथ खड़ी है कि हमने पाकिस्तान को मुकम्मल खुद मुख्तारी दिलवानी है, हमने पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना है, हमने इन दो पार्टियों की खानदानी अब नहीं करनी। ये थर्ड जनरेशन भुट्टो से लेकर अब बिलावल साहब, कुरैशी साहब हम गुफ्तगू जारी रखेंगे यहाँ पर। कुरैशी साहब हम शॉर्ट ब्रेक लेने के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सैर कामरान साहबा, आप बताइएगा कि जो माजी में इलेक्शन हुए हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या सियासी जमातों को पंजाब में ख़ास तौर पर जिन जमातों को आप सपोर्ट कर रही हैं, नून लीग को, क्या आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से? देखिए, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ना, वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री हो और किसी किस्म की जो है वो बैकडोर किस्म की चैनलिंग ना हो, और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी ही रहेगी। मैं ज़रूर नदीम कुरैशी साहब की बात का जवाब देना चाहूँगी। नादिर, इन्होंने इन्फ्लेशन की बात की, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा पीछे जाएं, याद करें कि नवंबर-दिसंबर 2021 के अंदर इनके जो अब्दुल रज़ाक दाऊद है, उनकी स्टेटमेंट देखें, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। जो उस वक्त के गवर्नर पंजाब थे, उन्होंने कहा कि हमने अपना सब कुछ IMF के को लिखवा दिया है। जो उस वक्त जो टैक्स FBI के चेयरमैन थे शब्बर जैदी, उनके स्टेटमेंट्स थे कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। तो इनके अपने अंदर से आने वाली आवाज़ें बता रही थी कि ये पाकिस्तान की मईशत को किस नहज पे ले जा चुके हैं, और इन्होंने IMF से क्या कंडीशन साइन की हैं, और फिर वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो कि पार्लियामेंट के सामने इन्होंने नहीं रखी, जो कि इन्होंने स्टेट के बिहाफ पे साइन की, उनको वायलेट किया। क्यों वायलेट किया? क्योंकि ये चाहते थे कि पाकिस्तान का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो इंटरनेशनली बढ़े, वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी हो। आज इनके किए हुए को हम फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान को भंवर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिनकी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि अगर आप फ्यूल के मुआहदे, जब सस्ता तेल था तब आप कर लेते, जब सस्ती गैस थी तब LNG के कर लेते, तो आज पाकिस्तान के अंदर ये क्राइसिस नहीं होता। सवाल तो इनसे ये बनता है कि वो मुहिम जो आपने शुरू की कंटेनर पे बिल जलाने से, वो जो आपने एक कैंपेन शुरू की हुंडी से पैसा भेजने की तरकीब देने से, जो आपने हुकूमत में आने के बाद भी ये बार बार किसने बदले, जो आपके वजीर खजाना थे, ये किसने माफिया की गर्दान की, ये किसने जो है बम्पर क्रॉप के नारे लगाए और आपकी बाहर से इंपोर्ट की गंदम, बाहर से इंपोर्ट की चीनी, तो ये तो आप बताना होगा ना, ये तो इनको जवाब देना होगा। ये पाकिस्तान को उस नहज पे ले गए थे कि वो पार्टीज जो कि समझती थी कि इनकी नेचुरल पॉलिटिकल डिमाइस होनी चाहिए, वो मजबूर हो गई पाकिस्तान को बचाने के लिए कि वो आगे आए। और नो कॉन्फिडेंस मूव को भी इन्होंने कई बयानिए दिए, इन्होंने इसको अमेरिकी साजिश का बयानिया दिया। लेकिन सैर कामरान साहबा, ये तो वही बात हुई ना कि हर आने वाली हुकूमत वो माजी वाली हुकूमत पर ही इल्ज़ामात और वो बोझ डालती है। लेकिन आपसे उम्मीदें थी, तो आप समझती हैं कि इस वक्त आपको रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत तो अपनी जगह, लेकिन सफ़र तो अवाम ही कर रही है ना। देखिए बिल्कुल नादिर, हम सब सफ़र कर रहे हैं, हम सब सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सब सफ़र कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त हमने बिल्कुल चैलेंज लिया है, हमने पाकिस्तान को भंवर से निकालने का चैलेंज लिया है। अब जो आज हमें IMF की तरफ से जिस किस्म की कंडीशन का सामना हो रहा है, ये वही है जो इन्होंने दस्तखत किए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक सियासी जमात चली गई, उसके साथ उनकी दस्तखत की भी हर चीज़ चली गई।
हमें ये एक्सेप्ट करना है कि जी ये साइन कर चुके हैं, हमें इससे आगे बेहतर पॉलिसीज लेकर आनी है और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालना है। यकीनन 2-3 महीने चैलेंजिंग होंगे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हम पाकिस्तान को एक सही रुख पे डाल देंगे। आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, जो पाकिस्तान एक टोटल डिस्कनेक्ट था, एक आइसोलेशन थी आलमी तौर पर। जब से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर खारजा का ओहदा संभाला है, हम दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसको खत्म कर रहे हैं। हम दोबारा लेकिन इस वक्त देखें ना, माजी में पीपल्स पार्टी थी जिन्होंने लफ्ज़ जो था लोटे वो मुतारिफ किया था, और इस हवाले से आपका पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। लेकिन इस वक्त आप देखें कि पंजाब में जिन लोगों ने, जिन उम्मीदवारों ने वफादारियां तब्दील की, आप लोग उनको टिकट्स दे रहे हैं, आप लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये सियासत में एक अच्छी रिवायत है? देखिए नाज़िर, आप जो बात कर रहे हैं, आपने खुद जिक्र किया कि अब ज़्यादातर लोग वो थे जो कि आज़ाद नशिस्तों पर जीत कर फिर शामिल हुए। ठीक है, यकीनन वो कुछ उम्मीदों के साथ शामिल हुए होंगे। अब अगर इमरान खान साहब ने और उनके वज़ीर आला ने अपने तमाम जो कोलिशन पार्टनर्स को और उन लोगों को जो उनकी पार्टी में शामिल हुए उनको नज़रअंदाज किया और महज चंद मखसूस लोगों के इंटरेस्ट को कवर किया, तो इन गलतियों को तो देखना पड़ेगा ना। इसकी आप जिम्मेदारी और इसका इल्ज़ाम वो तमाम उन लोगों को तो नहीं दे सकते। देखिए, वो डी सीट हुए, दे पेड द कॉस्ट, वो डी सीट हुए, दे आर गोइंग फॉर द फ्रेश इलेक्शंस, और वो इलेक्शंस में जीतेंगे तो आएंगे। लेकिन वो खड़े पीटीआई के साथ हुए थे जी, लेकिन वो खड़े पीटीआई के साथ हुए थे जिसके बायस वो डी सीट हुए। वो पीटीआई में शामिल हुए थे, आजाद मेंबर्स थे, पीटीआई में शामिल हुए। लेकिन किसी भी शख्स का किसी पार्टी में शामिल होना या पार्टी का मेंबर होना, उसका ये मतलब नहीं है कि वो उस पार्टी के किसी पॉलिसी से इख्तलाफ नहीं कर सकता। अंदरूने खाना पार्टी की पॉलिसी से इख्तलाफ भी हो सकता है। दो मामलात ऐसे हैं कि जहां फाइनेंस बिल होगा या जहां पर लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब होगा, वहां पे दे आर बाउंड कि आप उसके लिए वोट करें, और जहां उन्होंने वोट नहीं किया वो डी सीट हुए। और जहां पे उन्होंने वायलेट किया, उन्होंने अपना सीट छोड़ना वो कबूल किया, और अब इलेक्शन दोबारा रिकाउंट होने जा रहा है, तो ये देखेंगे कि वो जीतते हैं या नहीं जीतते। लोगों का एतमाद उन पे था। चलें, यहाँ पर कुरैशी साहब का भी हम मौक़िफ़ ले लेते हैं। कुरैशी साहब, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि सिंध में जो इंतखाबात हुए उसमें आपकी लीडरशिप के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, तो यहाँ पर अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आपने वो तमाम मामलात इलेक्शन कमीशन के साथ उठाए हैं क्या इलेक्शन से पहले? देखिए जी, हमने तमाम मामलात इंडिविजुअली और कलेक्टिवली भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की है। अभी जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के हवाले से हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहां भी ये मामला टेकअप हुआ। और मैं साहब साहब को एक चीज अर्ज कर दूं, ये जो भी फरमाया ना इन्होंने कि इसमें मोस्टली आजाद लोग थे, कतन ऐसा नहीं है। इसमें मोस्टली वो लोग थे जो पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए थे। आधे से भी कम लोग थे जो आजाद जीते, लेकिन फिर बाद में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी ज्वाइन किया। इसमें कई लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुजरा थे पंजाब में, पंजाब गवर्नमेंट के, वो 3.5-4 साल गवर्नमेंट रन करते रहे। अब वो इनके साथ मिल गया तो ठीक हो गई है। अभी इन्होंने कहा जी वो तो लोटे नहीं है। भाई, जब नदीम अफजल चंद ने आपकी पार्टी छोड़ी थी और जरदारी साहब से सवाल किया था इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक सहाफी ने, तो उन्होंने फरमाया था कि जी हर जमात में गंदे अंडे होते हैं। बाद में उसी गंदे अंडे का आमलेट बना के उन्होंने नाश्ता करने में भी कोई तकल्लुफ महसूस नहीं किया। तो आप, लेकिन वो कहते हैं कि मैं फिर अपने ही घर वापस चला गया। देखिए ना जी, हाँ, फिर वो अपने घर वापस चले गए थे। तो हमें चाहिए कि हम सियासतदानों ने इस कौम को कोई रोल मॉडल भी देना है। मैं समझता हूँ ये क्रेडिट अब फिर तहरीक इंसाफ को जाएगा। माजी में बेनजीर भुट्टो शहीद कहती हुई दुनिया से चली गई, छांगा मांगा, छांगा मांगा, छांगा मांगा। वो जो अर्ली 80s में हुआ था कि नवाज शरीफ साहब ने उसको फारूक लगारी साहब के चीफ मिनिस्टर के जब वो कैंडिडेट थे तो सारे अपने एमपीएस को उठाकर छांगा मांगा में उन्होंने रखा था। तो मैं समझता हूँ कुरैशी साहब एक सवाल का मुख्तसर जवाब दे दें कि जो अमन अमान की सूरत हाल हमेशा पैदा होती है इंतखाबात में, इस वक्त आपके खदशात क्या हैं, आपकी डिमांड्स क्या हैं? मतलब आपको क्या नज़र आ रहा है कि कोई सिंध जैसी सूरत हाल या पहले जैसे वीडियोज़ सामने आती रही हैं इंतखाबात के दौरान, ऐसी कोई सूरत हाल का तहरीक इंसाफ को खदशा है? देखिए जी, सिंध आपने 2 बार सिंध का जिक्र किया, वो सवाल मैं जवाब किसी और का मुझे देना पड़ा। देखिए, सिंध में तो इन्होंने पूरी तरह से चीजों को कैप्चर किया हुआ है। आप जनरल इलेक्शन देखें जो कराची में हुआ है, वो मोहम्मद अली साहब जो एमपीएम के फौत हुए उनकी सीट पर,
तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया, 10% से भी कम टर्नओवर रहा। अगर पंजाब में मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने हर सूरत, क्योंकि इनके पास धांधली के अलावा जीत का कोई रास्ता नहीं है। आप किसी भी सर्वे को देख ले, वो डिफरेंट चैनल। कुरैशी साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन क्या किसी जो भी इंतखाबात हो रहे हैं वो साफ शफाफ इंतखाबात करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, तो हम किसी सियासी जमात को जो है वो उस पर ये इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त होगा कि ये जो भी धांधली हो रही है या जो सूरत हाल हो रही है वो किसी सियासी जमात का काम है? वो तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो ये तमाम इंतजामात जो हैं वो यकीनी बनाए कि वो गैर जानिबदार साफ शफाफ इंतखाबात हों? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो गवर्नमेंट को अपने साथ इंगेज करके और साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए। लेकिन यहाँ जिस तरह से जो कुछ हो रहा है, मैंने अभी आपको अर्ज की ना जी, आप सिर्फ इनके कैंडिडेट्स के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस देख लें, मतलब 200-300 पुलिस का स्क्वाड पूरे के सब मूव कर रहा है। जब हमारे लोग वहां इंतखाब में जा रहे हैं, नॉर्मली एक वोट मांग रहे हैं, तो इनके लोगों के साथ एलिट की गाड़ियां और पुलिस का स्क्वाड क्यों चल रहा है? हमें इस बात का जवाब दे दें। पुलिस से आम आदमी डरता है, लोग खौफजदा होते हैं। और अब तो इन्होंने एक और एक डिस्ट्रिक्ट में एक कानून पास किया कि कोई शख्स अगर लूटे का नारा बुलंद करेगा तो उस पर FIR है। मतलब मैं तो मुतालबा करूंगा डॉन न्यूज के तवज्जुह से, इलेक्शन कमीशन से, कि इन लोगों को, जो ये 20 लोग हैं, इनको शेर की बजाय लोटे का निशान अलॉट कर दें, ताकि जान छूट जाए इस बात से। इनको जितना गुस्सा और खौफ आता है, आप जब अपने ज़मीर को चेंज करेंगे। मैं रुकने समझी हूँ, मुझे मेरे हल्के के लोगों ने इमरान खान के निशान पर वोट का दिया है, मुझे किसने ये हक दिया है कि मैं अपना वोट अपनी मर्जी से जाके चेंज कर दूं? और ये जो मेरी बहन फरमा रही है कि जी ये तो उनको डी-सीट कर दिया, फेयर इनफ, नॉट फेयर इनफ, ये एक सजा है। यही सजा डी-सीट होने की यूसुफ रजा किलानी साहब को मिली थी, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं रहे थे। ये सजा ये अफसर लोग हैं, ये खैर आने वाला मौर्रिख बताएगा। और मैं आपको अर्ज कर दूं, पाकिस्तानी अवाम अब सियासी शऊर की मेराज पर है। आज इस डिजिटल मीडिया के दौर में लोग बड़े वेल अवेयर हैं चीजों से। नदीम कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सैर कामरान साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन यहाँ पर एक शॉर्ट दें और ब्रेक के बाद हम इसी बाई इलेक्शन के मौजू पर ही बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार आमिर ज़िया साहब और नज़र अब्बास साहब, जो कि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैं पंजाब के। इनसे हम बात करेंगे और शुरुआत करते हैं आमिर ज़िया साहब से। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अब इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है वो तमाम इंतखाबात जो 20 हल्के हैं उस हवाले से हो रही है। वज़ीर आला के इंतखाब और उनके मुस्तकबिल को भी इन 20 हल्कों के नताइज से जोड़ा जा रहा है। तो आप समझते हैं कि ये इंतखाबी नताइज कोई सिमत जो है वो तय करेंगे? क्या देख रहे हैं आप? तो ये बड़ा चैलेंजिंग है, ये इंतखाबात जो हैं, जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं। पहला चैलेंज जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चैलेंज है कि वो किस तरह से इन इंतखाबात को गैर मुतनाज़ा कराए, शफाफ हों और उसके अंदर कोई किसी किस्म का मतलब एलिगेशन जो हमेशा मुतनाज़ा बन जाते हैं हमारे यहाँ इंतखाबी अमल, वो ना हो रहा हो। तो ये पहला तो चैलेंज मैं समझता हूँ इसका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। तो यकीनन इसके ऊपर स्टेक्स बहुत ज़्यादा लगी हैं, इसके ऊपर जो है हुकूमत को बनना है या बिगड़ना है पंजाब हुकूमत को। और ज़ाहिर है कि एक तासुर ये कि जी शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब जो समझते हैं कि पंजाब में नून लीग का गढ़ समझा जाता है, वो एसेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उसके साथ साथ हमें ये नज़र आ रहा है कि जी PTI को जब से इमरान खान की हुकूमत फारिग हुई है उसके बाद से आप देख रहे हैं कम से कम अर्बन एरियाज़ में किनकी मकबूलियत की फ़ज़ा बनी हुई है। तो वो भी एक हकीकत है और ये भी एक हकीकत है कि जी पंजाब के अंदर एक ज़माने में समझा ये जाता है कि नून लीग का गढ़ है। तो अब इसमें स्टेक्स इतनी हाई हो गई हैं तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ जो है बहुत ज़्यादा जोर लगाया जाएगा। अब इंतज़ामिया का ये काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये काम है और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनका ये काम है कि इस अमल को यकीनी बनाएं कि जी इसमें किसी भी किस्म की मैनेजमेंट, रिगिंग, किसी भी किस्म का ऑर्केस्ट्रेशन जो हो वो ना हो रही हो। अगर इस चीज़ को आप लोगों ने कामयाब कर दिया तो फिर इसकी बेसिस के ऊपर आप जो है जो अगले इंतखाबात की तरफ भी आप हौसला अफजा तरीके से देख सकेंगे। जी तो ये भी जो तासुर दिया जा रहा है ये दुरुस्त होगा कि जो 20 हल्कों पर इंतखाबात हैं ये कोई आम इंतखाबात पर भी असरअंदाज होंगे, या मालूम हो जाएगा कि कौन सी जमात जो है वो 2018 के बाद 23 में जो है वो कामयाबी हासिल कर सकेगी? बिल्कुल दुरुस्त है कि बाई इलेक्शन का एक अपना फ़ज़ा होती है। जो बाई इलेक्शन की वो अमूमन हालात नहीं होते कि जो कि कौमी इंतखाबात के होते हैं, लेकिन
ये बाई इलेक्शन जो है ऑर्डिनरी बाई इलेक्शन से मुख्तलिफ है, तो इकट्ठे 20 हल्कों में हो रहे हैं। अमूमन एक होता है कि एक आध सीट पर हो रहा है, 2 सीट्स पर हो रहा है, और उसकी वजह से हुकूमत को बनना और बिगड़ना नहीं होता। इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ट्रेंड सेटर होंगे ये, कि अगले इंतखाबात के लिए भी जो एक है लोगों की, अवाम की नफ्स की निशानदेही करेंगे और इस हुकूमत के लिए भी फैसला कुन होंगे। तो ये आम तरह के बाई इलेक्शन नहीं है कि जो हमेशा होते रहे कि जी उसमें 2 सीट पर है, हुकूमत वक्त हार भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता और अगर जीत भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, एक सीट इधर गई एक सीट उधर गई। यहाँ पर जो है यहाँ पे हुकूमत बनेगी या बिगड़ेगी इससे। और अगर पंजाब में फर्ज करें कि पीटीआई जो है वो बाउंस बैक करती है और इनमें से बेशतर नशिस्तें ले लेती है, मंजरनामे की अगर आप बात करें, तो इसका असर बहरहाल जो वफाक पे पड़ेगा, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पे पड़ेगा। आमिर साहब, आपने तो इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया और इंतजामात का भी जिक्र किया, लेकिन आप पाकिस्तान की तारीख उठा लें कि जो भी इंतखाबात हो उनमें हारने वाली हर जमात जो है वो उस पर एतराज़ात ज़रूर उठाती है। हाल ही में भी जो इंतखाबात हुए उसमें भी आप देख लें, तो इस सिलसिले को रोकने के लिए क्या, मतलब बतौर सीनियर सियासी तज्ज़िया निगार आप क्या देख रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, अब मैं आपको कराची की मिसाल दूँ, मिसाल जो है पिंडी में भी सादिक आती है और जगहों पर भी आ रही है, वो ये कि यहाँ पर अब इंतखाबी फहरिस्तें बन रही हैं और जनाब उसकी रूह से इन्होंने इंतखाबी मराकज़ का ऐलान किया है। अब मेरे घर के पास हुआ करता था जिसमें मैं पिछले 3 इलेक्शन से हम लोग जाकर वोट देते हैं। अब पता चला आपका जो पोलिंग स्टेशन है आपने उठाकर कई मील दूर फेंक दिया। अच्छा, या एक ही फैमिली के लोग हैं, एक ही खानदान से उनका ताल्लुक है, उनको अलग अलग पोलिंग स्टेशन में दे दिया। तो यहाँ पर अब मतलब है कि लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या डी फ्रेंचाइज कर रहे हैं, क्या रहे हैं। ऐसे हल्कों में दे दिए जहां पर आप जाना पसंद नहीं कर रहे, फर्ज करो बहुत दूर कर दिया गया ना। तो ये चीजें बिला वजह। चलिए आमिर साहब, इस पर हम इलेक्शन कमीशन का भी मौक़िफ़ आमिर साहब ले लेते हैं कि नज़राबाद साहब आप बताइएगा कि अब जैसे तनकीद होती रही है हमेशा इलेक्शन कमीशन पर, तो इस हवाले से जो ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली के 20 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कितना तैयार है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी जनाब। इलेक्शन कमीशन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे तैयार है जी, और हर किस्म की जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए इलेक्शन कमीशन इस वक्त भरपूर तैयारियों के साथ मैदान अमल में मौजूद है। इस तैयारी के हवाले से आप सबसे पहला अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में पंजाब के मुनक्दा जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से पूरे इलेक्शन कमीशन का लाहौर में चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, आईजी पंजाब के साथ और एडिशनल जो डीजी रेंजर्स उनके साथ मीटिंग हुई, जिसमें ये बड़ा क्लियरली तमाम जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको ये बावर कराया गया है कि पंजाब में जो हमने आम के क्याम उसको रखना है ड्यूरिंग द बाय इलेक्शन, उसको यकीनी बनाने के लिए और जो कोड ऑफ कंडक्ट है उस पर अमल दरामद करने के लिए कोई भी दकीका फरोगदाश्त ना किया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो सबसे अवलीन तरजीहात हैं उसमें इन बाय इलेक्शंस को गैर जानबदाराना तौर पे और शफाफ तरीके से मुनक्किद कराना और इस कोड ऑफ कंडक्ट पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद कराने को यकीनी बनाना है। तो क्या आपने क्या देखा है कि इलेक्शन कमीशन को सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा दरपेश है? आपने देखा कि रेंजर्स भी तैनात होती है, हमने माजी में भी देखा है, लेकिन फिर भी सियासी जमातों की जानिब से एतराज़ात तोड़ते हैं, अमन अमान की सूरत हाल पैदा होती है। तो आज जो मीटिंग जिसका आपने जिक्र किया उसमें आप किस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज आपको इन 20 हल्कों से मुतल्लिक कौन सा है? देखिए जी, जैसे हमारे जैसे ममालिक में जहाँ पे अदम बर्दाश्त का अंसर मौजूद हो और जहाँ पे अमन आमा की सूरत हाल रहती हो और जहाँ पे हम सियासी सूरत हाल में किसी भी हद तक जाने को तैयार हों, तो वहाँ पे यकीनी तौर पे अमन आमा को कायम रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसी को सामने रखते हुए आज इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में मुकम्मल हायर अथॉरिटीज के साथ मीटिंग की है और जो अस्करी क़यादत है आला सतह पे उनके साथ भी राब्ते में है कि जो रेंजर्स के दस्ते हैं उनको भी तैनात किया जाए, ताकि किसी भी जगह पे जो हमारे 3148 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं, ये तकरीबन जो हमारे 45,000 के करीब वोटर, 45 लाख के करीब जो वोटर्स हैं, उनको मुकम्मल तौर पर एक अमन फिजा में वोट कास्ट करने के लिए उनको मुहैया किया जाए और ताकि वो बेखतर होके और बिल्कुल एक आसानी के साथ अपने वोट को तो अपने आप बता सकेंगे नज़राबाद साहब के कितने पोलिंग स्टेशन या कितने हल्के हैं जो इलेक्शन कमीशन समझती है कि वो सेंसिटिव हैं? एक हसास होता है और इंतहाई हसास हल्के भी होते हैं, पोलिंग स्टेशन भी होते हैं। तो आपने इस सूरत हाल का तयन कर लिया है कि कितने हसास और इंतहाई हसास हैं?
जी बिल्कुल, इसका तयन काफी हद तक हो चुका है। अभी जैसे लाहौर की हद तक मैं आपसे गुजारिश करूं तो लाहौर में जो तमाम पोलिंग स्टेशन हैं चारों हलकों के, उनको सिर्फ 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जिसमें इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशन हैं। उसमें डेफिनेटली जो ए कैटेगरी के या बी कैटेगरी के जो पोलिंग स्टेशन होते हैं, उसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल जो बी और सी कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन होते हैं उनसे कदरे बेहतर होती है, और उसमें मुकम्मल तौर पे स्टैटिक पुलिस के फोर्स भी मौजूद होती है। रेंजर्स की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टैटिक इन पोलिंग स्टेशन पे बाहर मौजूद हों, और किसी भी ऐसे नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए हमारी फोर्सेज हैं वो तैयार हों, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हम उम्मीद करते हैं कि हम इस अपने मकसद में मुकम्मल तौर पे लेकिन देखें ना नज़र अब्बास साहब, आप वोटर्स का तहफ़्फ़ुज़ और वहाँ हलकों में सिक्योरिटी की तो यकीनी बनाने के इकदाम तो उठाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि खुद इलेक्शन कमीशन का जो अपना अमला होता है उनको उठा लिया जाता है। जो आरओज़ होते हैं और जो DROs जो होते हैं, हमने देखा है कि माजी में इस तरह के कोई वाक़यात पेश आते रहे कि खुद इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो महफूज नहीं होता। हाँ जी, इसमें देखिए गुजारिश है कि किसी भी सूबे में अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखना सूबाई हुकूमत की अवलीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए आज पंजाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को वाज़िया मैसेज दे दिया है कि इस इलेक्शन में किसी किस्म की जो वायलेशन है कोड ऑफ कंडक्ट की, ना ही उसको बर्दाश्त किया जाएगा, और न ही किसी जगह पे अमन आमा की जो सूरत हाल है उसमें खलल पैदा करने वाले को माफ किया जाएगा। इसलिए भरपूर तरीके से अपनी तैयारी करें, और इलेक्शन में तमाम तर जो अपने वसाइल हैं उनको बरूर कार लाते हुए अमन आमा को यकीनी बनाएं। तो आमिर ज़िया साहब, मुख्तसर सा एक सवाल होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर भी एक मुख्तलिफ जो आरा हैं वो सामने आ रही हैं। आप उस फैसले को कैसे देखते हैं कि जो इंतखाबात के हवाले से या पंजाब का इलेक्शन हो, वज़ीर आला का इलेक्शन हो, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि साबित करता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि हमारी जो सियासी जमातें हैं ये अपने मसाइल खुद हल करने में नाकाम हैं, और इदारों को किसी न किसी लेवल के ऊपर मुलव्वस होना पड़ता है। अब इसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मजीद बेहतर बनाया है, तो ये नहीं हुआ कि कोई एक भी फरीक कहे कि जी मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो गई है। यहाँ पर आप एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि PTI को एक तरह की अखलाकी फतह हुई कि जो इतराज़ कर रहे थे कि जनाब जिस तरह से हमजा शहबाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में लाया गया और उनको इलेक्ट कराया गया, वो तरीक़ेकार गलत था, तो उसको एंडोर्स हाई कोर्ट ने भी किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। अब एक तातुल आ रहा था कि जी किस तरह से वो इंतखाबी अमल हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल में क्या बिल्कुल एक अच्छी बात हुई है कि उन्होंने मौका दिया कि नुक्ता इतराज़ ना रह जाए, ये ना रह जाए कि जी। चले आमिर ज़िया साहब और नज़र अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर वक्त ख़त्म होता है, अगले प्रोग्राम तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।